चलिए हम लोग अभी शुरू करेंगे विथ द बेसिक का जर्नी। तो हम लोगों ने जो एक पहले कुछ बैकग्राउंड तैयार किया था, वो बैकग्राउंड अब हमारे काफी मदद करेगा, हमें बहुत सारा हेल्प करेगा हमारे सीए फाउंडेशन के जर्नी में। ठीक है, यानी हमारे प्रोफेशनल जर्नी में। ठीक है, तो प्रोफेशनल जर्नी में व्हाट हैपेंस इज कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मैचिंग विथ व्हाटएवर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स लर्न इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मैचिंग। The only difference is that when it comes to professional studies, तो प्रोफेशनल पढ़ाई में थोड़ा गहराई ज्यादा होता है, लेवल थोड़ा हाई रहता है, राइट? तो इसीलिए हम लोग एकदम से हाई लेवल की चीजों में तो जा नहीं सकते। इसलिए पहले हम लोगों ने पहले थोड़े बेसिक्स की जर्नी को देखा, उसके बाद एक दिमाग में हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट ला लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं टू द प्रोफेशनल जर्नी। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू जस्ट बी रेडी। और अब यहां पर जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से ये हर एरिया, इनमें से हर एक शब्द के ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बात को लेकर तैयार रहना कि आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस एरिया। अब पहले तो हम लोग थोड़ा थियोरेटिकल एरिया में आ रहे हैं, तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो थ्योरी या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट जस्ट फॉर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर दैट। हम लोग यहां से जो शुरू करने जा रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले से कहता हुआ चल रहा हूं, अभी भी वही बात कह रहा हूं कि दोस्तों, हमें हमारे दिमाग को डेवलप करना है। यानी हमें कुछ इस तरह से ट्रेन होना है कि अगर हमारे सामने कुछ नया भी आ जाए जिसके बारे में किसी किताब में नहीं लिखा है, तो भी आई एम इन अ पोजिशन टू थिंक अबाउट इट एंड गेट टू द आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर इट। तो सर जी, सबसे पहले जैसे हम लोग अकाउंटिंग देखते हैं, मेरे दिमाग में ना कुछ सवाल आने चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज अकाउंटिंग, व्हाई आई एम डूइंग अकाउंटिंग, हाउ अकाउंटिंग इज डन, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आने चाहिए। तो दोस्तों, क्या अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होता है और कुछ भी नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेबिट क्रेडिट एक माध्यम जरूर है, लेकिन सिर्फ डेबिट क्रेडिट तक लिमिट नहीं हो जाता अकाउंटिंग, उससे काफी सारा बड़ा ब्रह्मांड है ये, है ना? चलिए, तो ठीक है। तो सर, इज इट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट? नो सर। तो इसी चीज के लिए, समझने के लिए, हम लोग सबसे पहले मिलते हैं अकाउंटिंग के पप्पा। हु इज पप्पा? मिस्टर लुका पैचुअली। क्या नाम है इनका? मिस्टर लुका पैचुअली। ओके, मम्मी का नाम क्या है? यस, वेरी गुड, वहां पे लिख के रख देना, मम्मी सु लिन। अरे सॉरी, सिन लिख दिया मैंने, लिन। ठीक है, पप्पा मम्मी दोनों के बारे में पता है अपने को। अब प्लीज कोई बदमाश लोग ऐसा मत कह देना, सर मिस्टर सुलिन पप्पा है एंड मिसेस लुका पैचुअली मम्मी है, ऐसा मत बोल देना। है, कुछ याद नहीं रहा तो वैसे ही चुपका रहोगे, ऐसा मत कर देना। ठीक है, ओके। डेफिनेशन में दो डेफिनेशन दिए है मैंने। ठीक है, अब डेफिनेशंस को एक एक करके अगर हम देखें, तो सबसे पहले सर एआईसीपीए का जो डेफिनेशन है, दैट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। व्हाट द डेफिनेशन सेज? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। What accounting is? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing. ठीक है, in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are of part at least of financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या समझा? हमें यह समझ में आया कि अकाउंटिंग इज बेसिकली एन आर्ट, यानी एक ही तरीके से चीजें लिखे जाएंगे ऐसा नहीं है, चीजों को प्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से कि आगे वाला बंदा बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग बोले तो जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है, बेसिक रिकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन में स्कैटर्ड डेटा को एक साथ एक जगह पे ले आया जाता है, और समराइज करके हम इसे सर्कुलेट करते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, मैं अब तक तो ये उम्मीद करता हूं कि ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो, इसको आप फील कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि इतने दिनों से यही चीज हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, और कल भी मैंने आपको कुछ बताया था इसके बारे में। ठीक है, हाँ जी सर। तो हम लोग किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आई होप कि सबको याद है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां पे फिर से अभी आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आगे चल के अगर हम लोग यहां देखें, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिटन देयर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, है ना? मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हमारा जर्नी खत्म नहीं हो जाता, उसे इंटरप्रेट करना भी हमारा काम है। ठीक है, सो ऑल दीज इज अकाउंटिंग।
ठीक है। एक और डेफिनेशन दिया है, दैट इज ऑफ अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। सर ये क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। सर वो ऊपर वाले डेफिनेशन में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कहा है, यहां पर इन्होंने कहा इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उनको मेजर करेंगे। मेजर करेंगे मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी कितने रुपए का है, मेजर करेंगे, और उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। यानी हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें गैदर करके लोगों तक क्यों पहुंचा रहे हैं? ताकि यूजर्स उन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक इन्फॉर्म्ड यानी पता हुआ, जानकारी वाला एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। ठीक है। यस, सो दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है। उसके बाद आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, राइट? चलिए, सबके पास पेन पेंसिल तो रेडी होगा, सब मेरे साथ इसको फिलअप करना शुरू कर दो। चलो लिखो वहां पे, पहले बॉक्स पे लिखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आप वो बड़े बॉक्स में आ रहे हो अभी एरो में, ठीक है? व्हाट यू डूइंग इज यू आर रिकॉर्डिंग इट बाय पासिंग जर्नल एंट्री। आप क्या कर रहे हो? आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसे बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, एंड क्लासिफाई कर रहे हो बाय मेकिंग अकाउंट एंड पोस्टिंग इन इट। ओके, प्लीज फिल इट अप। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग वाला जो पार्ट है, इसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है। रिकॉर्ड और क्लासिफाई हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है बुक कीपिंग। ठीक है। हो गया यहां तक लिखना सबका? ठीक है। ओके। अब बाद में हम क्या करते हैं? बाद में हम इन चीजों को समराइज करते हैं बाय मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। राइट डाउन देयर। लिखे हुए इंफॉर्मेशन को पहले रिकॉर्ड किया, पहले पोस्ट किया, फिर बाद में उसे समराइज किया, यानी पहले पूरे डिटेल में लिखा, फिर समराइज किया। ठीक है। सर किस लिए समराइज किया? ताकि इसे पहुंचाया जा सके, ये समरी को पहुंचाया जा सके अमंग्स द यूजर्स। ठीक है। हो गया सबका यहां तक लिखना? बड़े आगे अभी। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। सर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग में सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑन द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाजू में आप ऐसा लिख के रख दो, सबूत। लिख के रख दो, सबूत। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है सोर्स डॉक्यूमेंट को गैदर करना, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट किसी ने बोल दिया, मान लिया, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग उसके लिए सबूत गैदर करेंगे। अब सबूत हमारे पास अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेमो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। ऐसे अलग 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 तरह के
हमारे सामने कुछ लीगल या पेपर डॉक्यूमेंट होंगे जिसे कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहले हम लोग इनको गैदर करते हैं, ठीक है। अब चलो, ये सब में बिल और एग्रीमेंट के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हो, आप लोग सब समझते हो, राइट। सर बिल की अगर मैं बात करूं तो व्हाट यू मीन बाय बिल? कोई भी चीज मैं खरीदता हूं तो उसके लिए मुझे बिल मिलता है, राइट। तो वो बिल ही मेरे लिए सबूत हो गया, है ना। मैंने कुछ भी खरीदा, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो मुझे आगे वाला एक बिल तो देगा, तो वो बिल मेरे लिए सबूत हो गया, ठीक है। लेकिन सारा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे नेचर ऑफ पेमेंट्स जो होते हैं ना, या चीजें जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपना दुकान किराए पे लिया हुआ है, ठीक है। तो किराया तो हर साल हर महीने पे कर रहे हो, करेक्ट। तो हर महीने अगर पे कर रहे हो तो सर अपना कोई एक रेंटल एग्रीमेंट बना होगा ना। तो वो रेंटल एग्रीमेंट कैन बी द प्रूफ, कैन बी द सबूत, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं। अच्छा चलो, वो मेमो में कवर हो जाएगा। अगला नाम मुझे दिखाई दे रहा है मेमो, ठीक है। मेमो मेमोरी वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो कई बार आप देखना अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के मेमो बनते हैं। अब ये मेमो क्या होता है? सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ मेमो इज अ कैश मेमो, कैश मेमो, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय कैश मेमो? भाई अपन कहीं पे भी कुछ पैसे देते हैं तो वो आगे वाला हमें एक रिसीप्ट देता है, कैश रिसीप्ट, राइट। आगे वाला अगर ये रिसीप्ट मुझे दे रहा है तो व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक अ मेमो, है ना। सो दैट इज अ सबूत कि भाई मैंने तुझे पैसे दिए हैं एंड यू रिसीव्ड इट, गेटिंग मी। सो दैट इज जस्ट रिकॉग्निशन कि हाँ आपने पैसे दिए, मैंने ये मुझे मिला है एंड आई एम जस्ट गिविंग यू दिस डॉक्यूमेंट इन रिटर्न, गेटिंग मी। सो दैट इज व्हाट इज अ कैश मेमो, ओके। सिर्फ कैश के ही नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। लाइक एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो मुझे फर्नीचर का काम करवाना है, फर्नीचर का, ठीक है। मैंने कारपेंटर को बुला के रखा हुआ है, मुझे फर्नीचर बनवाना है कुछ, राइट। व्हाट आई हैव डन इज कि मेरे एक पहचान का बंदा है जिसके पास ये प्लाईवुड और सनमाइका और बिडिंग और ये सब चीजें जो लगते हैं, ये सब चीजें मैंने उनसे मंगवाए हैं, ठीक है। तो पैसे नहीं दिए भी, समझो इस बात को, पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने उनसे वो सामान मंगवा लिए, ठीक है। तो वो सामान जैसे वो मेरे पास आएगा, वो डिलीवरी कोई ना कोई बंदा मेरे पास उसको डिलीवर करेगा, राइट। तो डिलीवरी करवाते ही वो बंदा मुझसे साइन लेगा इन अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डिलीवरी मेमो, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब सबूत है, चीजों के सबूत है, ट्रांजैक्शन के सबूत है कि देखो भाई ये सामान मैंने आप तक पहुंचा दिया। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के मेमोस बनते हैं। तो ये मेमो भी क्या है? अरे भाई याद रखने के लिए कि यार ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ऑल दीज आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबूत, गेटिंग मी? ओके। इसी तरह से नोट, अगला नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको? नोट। अब ये नोट भी बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए, there is a note that is made called as requisition note। क्या नाम लिखा मैंने? रिक्विजिशन नोट, ठीक है। एक नोट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं डेबिट नोट, एक नोट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट नोट। ऐसे अलग अलग तरह के नोट बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? सर नोट बोले तो ये वाले नोट नहीं बोल रहा हूं मैं, हेलो, दैट इज मनी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नोट बोले तो कुछ लोगों के दिमाग में सर नोट हम, मैं जानता हूं दैट इज द बेस्ट नोट दैट वी वांट टू रिमेंबर, एंड वही चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारा भी है, लेकिन सर ये वो वाले नोट की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ओके सर, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ रिक्विजिशन नोट? रिक्विजिशन नोट कम्स फ्रॉम द वर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग एक नोट बनाते हैं कॉल्ड एज रिक्विजिशन नोट। चलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल समझाता हूं, ठीक है। देखो सर, मान के चलो ये मेरे पास ना, ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है। ये मेरा फैक्ट्री है, डीम टू बी फैक्ट्री, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। सारे ड्रॉर्स ड्रॉर्स और पेंटर्स और पेंटिंग वाले लोग बोलेंगे सर ये क्या है, कुछ भी बनाते हो। अरे यार अज्यूम कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो फैक्ट्री है, ठीक है। चलो लिख भी दिया है पे फैक्ट्री, हाँ
अब तो है ना फैक्ट्री? ठीक है, चलो। ओके, तो फैक्ट्री में अपन क्या कर रहे हैं? अरे सर, प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गुड्स बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना? ओके, तो कहने से कि मुझे ना कुछ सामान से यहां पर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स मिलेंगे। कहने से यहां मैं जो यूज कर रहा हूं इसे मैं नाम दे देता हूं रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल। कच्चे मटेरियल में कर रहा हूं प्रोसेसिंग और उसके बाद बन रहा है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो कोई रॉ मटेरियल में इसमें कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूं और फिर मेरा फिनिश गुड्स मैं बना रहा हूं। ये पूरा का पूरा मेरे फैक्ट्री में ये काम हो रहा है। ठीक है, ओके। तो सर जरा आराम से समझने की कोशिश कीजिए, ये रॉ मटेरियल तो मुझे लगता रहेगा, भैया फैक्ट्री बड़ी है तो रॉ मटेरियल तो मुझे हर रोज लगता रहेगा, नहीं लगेगा? समझने की कोशिश करो आप लोग। अब अगर मुझे रॉ मटेरियल लगेगा तो क्या मैं ऐसा करूंगा, ओ यार रॉ मटेरियल लग रहा है, रुक जा यार, थैला लेके निकलेंगे दुकान में, मार्केट में, ठीक है, जाके रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर यहां पे आके फैक्ट्री में बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे क्या? भैया ऐसा घर पे हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री में अगर ऐसा करने के तो मुश्किल हो जाएगा। समझने की कोशिश करो क्या होता है। सर ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, इसको पहले से परचेज करके हम लोग रख लेते हैं। हम लोग रख लेते हैं इन समथिंग कॉल्ड एज स्टोर्स। यहां पे रॉ मटेरियल ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ रहता है। यहां पर हमारे पास ये रॉ मटेरियल ऐसा रखा हुआ रहेगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल यहां पर रखा रहेगा और हम लोग बल्क में परचेस कर लेते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग ऐसे ही होता है कि हम लोग बल्क में परचेस करके रखते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे मुझे रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हम यहां से हमारे बंदे को भेजेंगे अपने ही प्रीमाइसेस में बने हुए स्टोर्स में कि भाई जा वहां से ना इतने इतने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल उठा के ला। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग करके हम लोग फिनिश गुड्स बनाएंगे। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, अगर हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हुए चल रहे हैं तो कहने से इधर से भी ये खत्म होता जाएगा सर, ये खत्म होता जाएगा धीरे धीरे, है ना? ये खत्म होता जाएगा तो वो स्टॉक को भी रिफिल करना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? रॉ मटेरियल अगर खत्म हो रहा है तो इसको भी तो रिफिल करना पड़ेगा। अब रिफिल कहां से करेंगे? तो यहां के लिए क्या होता है, हमारे पास एक और डिपार्टमेंट होता है और इस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अलग 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 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट है इनका काम क्या है? इनका काम है परचेज करके यहां पे स्टॉक को रिफिल करना। किडिंग मी? अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये लोग हर बार हर रोज जाते रहेंगे क्या परचेज करने के लिए? नहीं। और एट द सेम टाइम कब कब कितना कितना रिक्वायरमेंट है इसका कुछ तो सबूत बनेगा ना। तो यहां पे बनते हैं रिक्विजिशन नोट्स। जैसे हमारे फैक्ट्री से हमारा जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसे कहेंगे रॉ मटेरियल रिक्विजिशन नोट, है ना? कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रिक्विजिशन नोट इज द सबूत कि हां भाई इतना रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री में। इसी तरह से ये स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा अलग अलग वक्त पे परचेज रिक्विजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? परचेज रिक्विजिशन का मतलब क्या हुआ कि परचेज इज रिक्वायर्ड। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो होते हैं ये छोटे 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 स्लिप जैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये क्या है? दीज आर ऑल सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सब की मदद से मैं क्या कर रहा हूं? मैं सबूत गैदर कर रहा हूं अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या हो गया? चलिए अभी आ जाते हैं हमारे बुक में वापस। सबसे पहला काम क्या हो गया? टू गैदर सबूत। ऐवी कोई चीज मैं बोल दे रहा हूं और सबको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मैं हर चीज का प्रॉपर सबूत मेंटेन करता हूं। तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बेसिक रूल याद रखना कि जब तक मेरे सामने सबूत नहीं आया तब तक मैं अकाउंटिंग में आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले आएगा सबूत फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसका पूरा एक फाइल मेंटेन किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट आने के बाद मैं अकाउंटिंग करूंगा। अकाउंटिंग करूंगा यानी जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के लिए नॉर्मली स्पीकिंग मैं दो तरह के किताब बनाऊंगा और अगर चाहूं तो दो से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए बुक कीपिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया जाएगा? सर नॉर्मली स्पीकिंग देयर विल बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। नंबर 1 प्राइमरी बुक, नंबर 2 प्रिंसिपल बुक। क्या कहा मैंने? प्राइमरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। सर प्राइमरी बुक का पर्पस क्या है? प्राइमरी बुक का पर्पस है टू पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, नाउ
I can maintain either one single primary book या I can maintain multiple primary books जिसे कहा जाता है subsidiary books. ठीक है? तो सर मुझे रिकॉर्ड रखना है, मुझे पहले तो जर्नल एंट्री पास करना है। अब ये जर्नल एंट्री पास करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है हमारा टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका जिसमें हम एक ही रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उसमें सारे के सारे जर्नल एंट्रीज लिख देते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग मल्टीपल बुक्स मेंटेन करते हैं। मल्टीपल बुक्स में अगर मेंटेन करते हैं तो उसी को कहा जाता है सब्सिडरी बुक। अब देखो ये फर्क अभी एवी तो समझ में नहीं आएगा जब तक अपन इस टॉपिक में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको एवी एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप लोग मेरे ख्याल से तो अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों ने रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन किए है ना। अब जरा सोच के देखिए यहीं पे अगर मैं बात करता हूं अबाउट बॉयज लाइक मी, मेरे जैसे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वो भी रफ वाला, बरोबर। उसी में हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं, उसी में हम इकोनॉमिक्स लिखते हैं, उसी में हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी लिख देते हैं, उसी में 11th, उसी में 12th, उसी में सीए फाउंडेशन। सर अगर भगवान ने साथ दिया तो उसी में सीए इंटर, और अगर साथ दिया तो उसी में सीए फाइनल। एक ही रजिस्टर में हमारा काम निपट जाएगा सर, राइट। एक ही रजिस्टर में सारे काम खत्म, है ना। किया जा सकता है बिल्कुल, अगर आप में उतनी काबिलियत है तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे जरा सोच के देखो, कई बार जैसे चलो गर्ल्स के ऊपर एग्जांपल लेते हैं, गर्ल्स आर उनका एक रेपुटेशन होता है सिंसियर, करेक्ट, दे आर वेरी सिंसियर, ठीक है। तो गर्ल्स की अगर बात की जाए तो वो लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे, अकाउंट्स का अलग, इको का अलग, बाकी सब्जेक्ट्स के अलग, ऐसे सब अलग 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 रजिस्टर्स, राइट। अब वो रजिस्टर में भले ही कुछ भरे ना भरे लेकिन रजिस्टर जरूर बनता है। आई मीन मतलब भरता भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं भरता है, लेकिन बनाते जरूर है, राइट। तो जरा सोच के देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मल्टीपल बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हर एक डिटेल के लिए अलग, है ना। बेहतर कौन सा है, एक ही रजिस्टर की मल्टीपल? मेरे ख्याल से थोड़ा डिबेटेबल है ना, डिबेटेबल है। अब यहां पे क्लास में झगड़ा हो जाएगा फिलहाल, ठीक है ना, कोई ये बोलेगा कोई वो बोलेगा, डिबेटेबल है थोड़ा। तो वो नहीं बोलते अपन कौन सा ज्यादा सही है क्या है, लेकिन तरीके तो दो है ना, ये भी किया जा सकता है वो भी किया जा सकता है, राइट। तो यही सेम सिस्टम यहां पर भी फॉलो हो गया। सर मल्टीपल बुक अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हुए उसके लिए स्पेशल अलग से बुक मेंटेन करेंगे, यानी रजिस्टर मेंटेन करेंगे। दैट इज व्हाट इज मल्टीपल बुक, उसी को कहा जाता है सब्सिडियरी बुक। और मैं अपने भाषा में इसे कहता हूं स्मार्ट अकाउंटिंग। अब वो क्या होता है आएंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के दो तरह के प्रोसेस होते हैं, वन इज मेंटेनिंग वन सिंगल बुक दैट इज कॉल्ड एज अ जर्नल बुक, या मल्टीपल बुक्स जिसे कहा जाता है सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। और वहीं पे प्रिंसिपल बुक, नाम से समझ में आ रहा है प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और इसी को हम लोग कहते हैं लेजर, ठीक है। चलिए, लेजर को प्यार से सेकेंडरी बुक भी कहा जाता है, वो जर्नल को प्राइमरी बुक कहते हैं इसलिए इसे सेकेंडरी बुक कह देते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। चलिए लिख लो पहले इसको आप लोग, सब लोग प्लीज राइट इट डाउन।
स्पेशली टू ऑल द बॉयज, थोड़ा प्यार से लिखना, अच्छे से लिखना भाई, ठीक है। इसी बुक से आगे चल के आप लोग पूरा रिवीजन करोगे, तो आप लोग जो कुछ भी यहां पे लिख रहे हो आगे चल के खुद को समझ में आए ऐसा लिख लेना, ठीक है। ठीक है, हो गया सबका लिखना। तो सर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं सोर्स डॉक्यूमेंट गैदर कर रहा हूं, यानी सबूत गैदर कर रहा हूं, और उसके बाद क्या कर रहा हूं, उसे प्रॉपर अकाउंटिंग बुक्स में लिख रहा हूं। अकाउंटिंग बुक्स बोले तो दो तरह के बुक हो गए, प्राइमरी, प्रिंसिपल। प्राइमरी में क्या कर रहा हूं, जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। प्रिंसिपल में क्या कर रहा हूं, लेजर बना रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी बुक में एक सिंगल बुक में भी काम निपटाया जा सकता है, या मल्टीपल सब्सिडियरी बुक्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक ही बुक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेजर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब सर क्या यहां पे काम खत्म? अरे भाई अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ही मजा आ जाता ना, है ना। प्रॉब्लम है कि उसके आगे भी है। उसके आगे क्या है सर, हर चीज ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही आ गया, ऐसा नहीं होता। हमें और भी कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ द बुक्स रखने पड़ते हैं, यानी हमारे पास कुछ कुछ ऐसी चीजें हमें जरूरत पड़ती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तो हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी सर अकाउंटिंग के काम में आ रहा है। अब ये क्या है सर, इसके लिए हम लोग अलग से बनाते हैं स्टेटमेंट्स। अलग से क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है। दीज आर आउट ऑफ द बुक्स बट एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स बनते हैं सर, एक स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, एक का नाम है बैलेंस शीट, एक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स बनते हैं, इसलिए मैं यहां पर एक और लिख के रख देता हूं कुछ इस तरह से, एटसेट्रा, ठीक है। इतने में ही लिमिट नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये सारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये एक एक करके आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे सबसे कॉमन और सबसे आसान वाला स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखिए हमारा परंपरा अनुसार रूल क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, ये फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक वक्त आता है जब 100 200 500 ट्रांजैक्शन हो गए, अब मन में शक हो रहा है कि भाई मैं तो गलती करने में एक्सपर्ट हूं, मैं तो एक के बार एक बहुत सारी गलती करते रहता हूं। मतलब अगर लगातार मेरे को कोई अगर कोई कैलकुलेशन पूछे तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार तो मैं सही बोल दूं, लेकिन उसके बाद फिर से गलती करता ही करता हूं, ठीक है। अगर हमें इतना यकीन है तो 400 500 ट्रांजैक्शन लिखने के बाद थोड़ा सा तो डाउट होगा ना कि सब सही जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से रफ में एक स्टेटमेंट बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें जस्ट ट्रायल एक बार चेक करके देख लेते हैं कि सर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट कि नहीं, ठीक है। अब इसके दो अलग अलग तरीके होते हैं, इनफैक्ट 3 तरीके होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, एक को कहते हैं ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, एंड एक को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब वो देखेंगे अपन ट्रायल बैलेंस में जब आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अगला नाम आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट। नाम में ही उसका आंसर दिया हुआ है सर, इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट, अ शीट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। मतलब जब हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, तो लेजर अकाउंट में से कुछ कुछ खत्म हो जाएंगे और कुछ कुछ में बैलेंसेस बचेंगे। तो जिन जिन लेजर अकाउंट में बैलेंसेस बचे हैं उनको उठा के एक लिस्ट में ला लेंगे, दे देंगे, और इसको कहा जाएगा बैलेंस शीट, है ना। सो व्हाट इज इट, इट इज सिंपली अ शीट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। कौन से अकाउंट में बैलेंसेस है उसे कहा जाता है बैलेंस शीट। इतना आसान है, ठीक है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है किताबों में, वो अलग बात है, लेकिन समझ लेंगे उसको, टेंशन मत लो। एक नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ये हमें बताएगा अबाउट कैश का फ्लो। कैश का फ्लो बोले तो कैश का आउटफ्लो की कैश का इनफ्लो, दोनों दोनों। तो कैश का इनफ्लो भी होगा, कैश का आउटफ्लो भी होगा। तो इसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफाइन करके लिखते हैं, जिससे यूजर को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि भाई साहब इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। अब यहां आता है सीए का काम, ठीक है। देखिए आम जनता कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेंगे और बना लेंगे, लेकिन यहां पे सीए उस स्टेटमेंट को देख के समझ जाएगा कि भाई तेरा हालत क्या है, मतलब फाइनेंशियली यू आर गुड और नॉट। बात को समझने की कोशिश करो। देखो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आपके सामने कोई एक बंदा खांस रहा है, खांसी हुई है,
ठीक है, तो हम लोग आम जनता अपने अपनी तरफ से एक विशेष टिप्पणी दे देंगे, अकेले अकेले आइसक्रीम खाया नहीं, ठीक है, या ओए पानी पूरी खाने अकेले चला गया था मेरे को छोड़ के इसलिए खांसी हुई तेरे को, राइट, ये हम आम जनता अपना अपना स्टेटमेंट बना देंगे, राइट, बट व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, द डॉक्टर अंडरस्टैंड्स, राइट, डॉक्टर विल नॉट ओनली अंडरस्टैंड, ही विल आल्सो प्रिस्क्राइब यू कि ये इसके लिए ना ये दवाई लो और इससे आप ठीक हो जाओगे, ये सिर्फ डॉक्टर बता सकता है, राइट, हम नहीं बता सकते, राइट, तो इसी तरह से नॉर्मली स्पीकिंग एक कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर सामने आ गया तो बोलेगा हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बस ऐसा देख के वो चुप हो जाएगा। लेकिन एक सीए जब देखेगा कि वहां पर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा डिटेल समझ जाएगा और ये बता पाएगा कि ये जो कंपनी है इसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है कि बुरा है। गेटिंग मी? तो ये स्टेटमेंट आएगा धीरे धीरे, हौले हौले, अभी थोड़ा और एक्सपर्टीज अपने को उसके लिए गेन करना है, एकदम से नहीं जमेगा, आराम से धीरे धीरे हौले हौले अपन समझेंगे वो भी, ठीक है, ओके, ये हुआ। इसके अलावा होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहा मैंने? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट डू मीन बाय रिकंसिलिएशन? देखो, रिकंसिलिएशन वर्ड से एक हिंट देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। बचपन में पजल्स खेले हो ना, सब लोग खेले हो पजल्स? वो पजल्स में एक पजल शायद आज भी खेले होंगे, अभी भी खेलने का मौका मिला तो खेल लोगे, है ना? जैसे मान के चलो मैं आपको दे देता हूं ऐसे दो अलग अलग पिक्चर्स, ठीक है, और मैं बोलता हूं दोनों में डिफरेंस ढूंढ के निकालो। करते थे अपन ऐसा, इसी को कहा जाता है रिकंसाइल करना। समझ लो बात को? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, सर मेरा पैसा मैंने बैंक में रखा हुआ है, तो उसका हिसाब किताब मैं भी रख रहा हूं और उसका हिसाब किताब बैंक वाला भी रख रहा है, तो हम दोनों के रिकॉर्ड्स को, मेरा रिकॉर्ड वर्सेस उसका रिकॉर्ड, दोनों के रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम अकाउंट। तो ऐसे अलग अलग तरह के चीजें एक अलग से स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए जाते हैं, एंड दीज आर आल्सो वेरी वेरी यूजफुल। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमारे रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये भी आ गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको आप लोग। ओके, लिख लिया सबने? सामने बैठे सारे बॉयज को देख के इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है कि हो गया है, ठीक है। बाकी होगा, सबका हो गया? चलो ठीक है। तो कैन आई उम्मीद करता कर सकता हूं, कैन आई एक्सपेक्ट कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं इसके बारे में सबको क्लियर हुआ। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब अगली बार कभी भी मैं कहूंगा तो दिमाग में आएगा। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है सबके दिमाग में आएगा, और स्टेटमेंट्स जब भी मैं कहूं तो इसका मतलब क्या होता है ये भी सबके दिमाग में आएगा। कैन आई अज्यूम सो? पक्का? ठीक है। कल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोगों को अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी याद होगा, ठीक है।
ज्यादा नहीं पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ा सा ही थियरी पढ़ा, लेकिन थियरी भी सर बर्दाश्त करने लायक ही पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो पता चला थोड़े देर बाद मतलब दो चीजें होंगी, एक तो क्लास में सबको थोड़ी देर बाद मैं खुद भी और क्लास खत्म होने के बाद अरे बाबा ये नहीं पढ़ा रे बाबा है ना, ये वाला हो जाता है रिएक्शन। तो थियरी भी एक बर्दाश्त करने लायक ही पढ़ा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रुकते हैं, कल हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग थियरी। ठीक है, चलिए तो बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल टुमारो।